हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू नगर। जैसा कि आप जानते हैं हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारे आज के मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि वो 1979 बैच के IAS ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही संवेदनशील दिल भी रखते हैं। जी हाँ, हमारे आज के खास मेहमान हैं रविंदर जाखू और साहिल साहब, जो IAS तो है ही हैं और हरियाणा में फाइनेंशियल कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ मशहूर शायर और गजल गायकी में भी वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। आइए रूबरू होते हैं साहिल साहब से। जाखू साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जाखू साहब, सबसे पहले तो हम आपसे परमिशन लेंगे कि हम आपको एज ए IAS कंटिन्यूटी में लाएं या शायर के रूप में बातचीत शुरू करें। जैसी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे जाखू साहब कि जो IAS की तरफ आपका रुझान हुआ कि जिस दौर में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो IAS फील्ड को ही क्यों चुना करियर के लिए? IAS मेरा सपना था क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, नकोदर एक जगह है वहाँ पर। तो वहाँ एक हमारे 67 में एक IAS ऑफिसर बने थे। तो सारे वो उस इलाके में ये शोर मच गया कि वो DC बन गया, DC बन गया, वे DC बन गया। तो मैंने भी पूछा भी ये DC क्या होता है? तो मैं तो 9th 10th में पढ़ता था। तो किसी ने कहा कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इसमें जिले का मालिक होता है, ये वो। हमें भी लगता था कि लाल बत्ती सी घूमती थी और भोंपू से बचते थे। तो मैंने फिर मैट्रिक में ही ये तय कर लिया कि मैं भी यही बनूंगा। मुझे भी लाल बत्ती चाहिए। ज़्यादा पता नहीं, मैंने कहा यही बनना मैंने। तो मैंने फिर मैट्रिक से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अब तैयारी का मतलब यही था कि मैंने अपना जनरल नॉलेज जो था उसके ऊपर फोकस रखा कि GK जो मेरा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए मैं आकाशवाणी सुनता था, उसके समाचार जरूर सुनता था, न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। तो उससे ये है कि मुझे जो डे टू डे लाइफ में हैपनिंग्स होती थी, चाहे राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, तो वो मुझे काफ़ी उसकी एक तरह से सूचना मिल जाती थी। और मेरा GK का पेपर साथ साथ चलता रहता था और मैं इसके बारे में जितना भी मुझे कहीं इंफॉर्मेशन मिलती थी वो उसको मैं पढ़ता था। तो फिर मैंने BA की, 74 में, 75 में B.Ed की और 70 में मैंने MA की पॉलिटिकल साइंस में दोबा कॉलेज से। तो फिर एक्चुअली थोड़ा सा एक फेज़ आती है जो अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। तो हम भी घर में बैठे दुखी हो रहे थे। मेरे पिताजी का देहांत तो मैं जब मैट्रिक में हुआ था 70 में ही हो गया था। तो घर में कोई हालत तो ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो बड़ी फैमिली थी हमारी। तो मेरा एक सपना था और फिर मैंने कहा कि ठीक है IAS जब बनेंगे तो बनेंगे, उसके लिए तो तैयारी रखेंगे ही, लेकिन
अगर कोई और जॉब भी मिल जाए तो बुरा कोई नहीं, कम से कम घर वालों पे तो बर्डन नहीं होंगे। तो मैंने 100 रुपए के ऊपर कोई कोचिंग वोचिंग देनी शुरू कर दी। बच्चे कोई जो पढ़ते थे, 100 रुपये उस जमाने में पता नहीं कुछ होता या नहीं था। घर वालों को तो घर पसंद नहीं आया, तो मैं कहा घर बैठा भी क्या निठल्ला सा बैठा रहता हूँ, तो कुछ कर ही लेता हूँ। फिर जो भी पोस्ट निकलती थी उसके लिए अप्लाई कर देते थे। तो फिर मेरी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गोडाउन कीपर के तौर पर पहली सिलेक्शन मेरी हुई। तो बड़ी आप कह सकते हो गोडाउन कीपर बना है। और मैंने 1 महीना काम किया होगा, फिर मैंने बैंक का दे रखा था, क्लर्क कम कैशियर का इंटरव्यू पंजाब नेशनल बैंक में। तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई मेरी। तो फिर मैं क्लर्क कम कैशियर बन गया। और मेरी जो पोस्टिंग हुई वो एक गांव में हो गई, पंजाब के किसी गांव में। छोटा सा था, एक मैनेजर, एक मैं और एक वहाँ पर गार्ड कम चौकीदार, तो क्या बोलता है सिक्योरिटी वाला। तो दूर इतना था कि एक बस सुबह जाती थी और एक शाम को आती थी, तो इसलिए आना जाना तो मुश्किल था। तो मैंने फिर एक दिन अपने पीपे में बर्तन डाले, तो कुछ अपने कपड़े वपड़े स्टेची तैयार किया। तो गांव में चले गए, वहाँ 200-300 रुपए का कोई किराए पे कमरा ले लिया। तो मुझे खाना वाना आता नहीं था बनाना, तो थोड़े बहुत मैंने अपनी भाभी से, मदर से सीख लिया था कि मूंग की दाल कैसे बननी और रोटी कैसे फूलती है। तो मरता क्या ना करता वाली बात थी। तो मैं एक शेड्यूल बनाया कि देखो जाना तो मैंने IAS में है, और ये तो एक मेरा पॉज है एक तरह से जिंदगी का। तो मैंने फिर पढ़ना जैसे था, तैयारी तो करता ही था मैं, सारी किताबें मेरे पास थी। तो मैं 10 से 5 बजे तक तो बैंक में काम करता था, और 5 से 6 बजे मैं बैडमिंटन खेलता था। 6 से 7 बजे मैं खाना बनाता था, और 7-7:30 बजे मैं सो जाता था। तो फिर रात को मैं 12 बजे उठता था, फिर मैं चाय पीता था, और चाय पी के मुँह हाथ धो के फिर मैं पढ़ने लग जाता था अर्ली मॉर्निंग, रात को मिडनाइट से। तो रात को 12 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था। मॉर्निंग के 9 बजे तक कंटिन्यू 9 घंटे लगातार पढ़ता था, और 9 से 10 बजे मैं खाना वाना तैयार होकर फिर बैंक चला जाता था। और यही रूटीन मेरा रहा उसमें। तो फिर मैंने रिटर्न दिया। उस जमाने सिर्फ रिटर्न होता था, इंटरव्यू होता था। मेरा लास्ट बैच था जो कि रिटर्न था, ये प्रिलिमिनरी उसमें नहीं होता था। तो पटियाला में पेपर दे दिए, और 6 रिटर्न क्लियर हो गया। फिर मैंने जाना था इंटरव्यू के लिए। इसमें ये है कि UPSC की खासियत ये है कि आज तक इसके नाम पर धब्बा नहीं है। कोई किसी भी परिवार से हो, उसको मौका मिला है, जैसे आज भी रिजल्ट निकला है इसका, तो इसमें कोई सिफारिश नहीं है, प्योर मेरिट मैटर करती है इसमें। और यही इस सर्विस की खूबसूरती है। एक अट्रैक्शन पॉइंट ये भी था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं बिना पैसे और सिफारिश के एंटर कर सकता हूँ, और वो UPSC है। मैं समझता हूँ वी आर प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जो भी जिन्होंने बनाई, और जितने भी लोग उसमें रहे हैं उन्होंने इसके नाम को कभी उजला नहीं होने, मतलब धुंधला नहीं होने दिया। तो एक बार सोमवार का दिन था, तो मैं बैंक जा रहा था, मैं संडे को घर आ जाता था। तो जब बस स्टैंड पहुंचा तो वहाँ पर वो जो सड़क होती है ना, वो अखबार वगैरह उल्टी करके नहीं रखी हुई होती, टांग रखी होती ना वो धागे ऊपर रस्सी के साथ, उस पे। तो मैंने कहा यार ये अखबार दे दे मुझे। तो मैंने देखा कि रिजल्ट आया हुआ है। तो मैंने देखा तो उसमें नाम लिखे हुए थे। मैंने ऐसे ऐसे करता रहा, मुझे नजर नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ता हूँ। फिर मुझे अपना नाम आया, फिर मैं कहा यस आई गॉट इट।
बस वो जो एक फीलिंग थी उस मोमेंट की ना, दैट वाज पीक ऑफ माय लाइफ। जैसे मैंने एवरेस्ट के ऊपर झंडा फहरा दिया, सपना भी था वो उस तरह से। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस आईएएस। तो जखू साहब अगर बात करें जैसे कि आईएएस इस मुकाम पे आप पहुंचे, आज ये डेजिग्नेशन और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बट आप जानते हैं कि आप किस रास्ते से चलकर यहाँ तक आए थे। तो वो जो जीत की खुशी थी उसको जब फैमिली के साथ शेयर किया तो उन सबका क्या रिएक्शन रहा? हाँ, आपने काफी स्ट्रगल किया था। हाँ, काफी स्ट्रगल किया था। तो मैं फिर हमारा घर जो था बस स्टैंड से कम 1 किलोमीटर दूर था। तो उन दिनों में तो ज्यादा गाड़ियाँ भी नहीं होते थे, ले के एक वो मिलता था जो भी वेटिंग होती थी वेस्पा टाइप से। तो मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनका घर नज़दीक था, तो मैं उनके घर गया। मैं कहा भाई बात ये है कि मुझे घर जाना है। नहीं, वो उससे पहले मेरा दोस्त था तो उसके साइकिल पर बैठा, मैं साइकिल लेके घर पहुंचा। तो जब मैं आया उन्होंने कहा क्या हुआ, बस मिस हो गई? मैं कहा नहीं मिस नहीं हो गई, बन गया ये बस वे घर में जरा फिर जैसे होता है वो लड्डू का सारा लड्डू मंगवा लिए, सारे गांव में वो बांटे। और उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं फिर वहाँ से निकल के बैंक तो जाना ही था क्योंकि मैं कैशियर था, चाबी मेरी जेब में है। तो बज गए थे 11-10 बजे बैंक खुलता है। तो फिर वो प्रोफेसर के घर गए, उससे चाबी ली। तो रास्ते में जब मैं जाता रहा तो लोग फिर यही कहते थे, कोई यार गल सुन तो पहचान लेंगे ना मैं हुई। तो मैंने कहा भैया अब मैं क्या कहूँ, मैं तो वही हूँ। ठीक है, आज मेरे पीछे आईएएस लग गया है तो आप मुझे रोक के बुला रहे हो। मैं तो वही था जो डेली तुम्हारे सामने से गुजरता था। डोंट माइंड, मैं उनमें से ना हूँ, मैं तो नीचे से ही जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मैं तो अपने जो एक तरह से नेचुरल सेल्फ है मेरा, वो नहीं खत्म करने दूंगा मैं। और शायद इस वजह से क्योंकि मैं पोएट था, हाँ, वो सब मुझे, हाँ वो इस वजह से शायद मैं ज्यादा, अदरवाइज तो दिमाग तो बहुत खासी हिल जाता है। तो जब जैसे कि मतलब जब आप आईएएस बने देन इस फील्ड में आए, तो जो साहित्य सर्जना थी आप कह सकते हैं, जो कविता और गजल जो राइटिंग भी था आपका, वो आप इससे पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। तो जैसा आपने बताया कि आप बैंक में कंटिन्यूटी में भी थे, देन आपने स्टडी भी करनी होती थी, तो लिखना तो आपने इससे पहले ही शुरू कर लिया था। वो प्रेरणा पहली बार कहाँ से हुई? मैंने एक्चुअली लिखना 1970 से शुरू किया था। तो मैं लिखना चाहता था क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट था। मैट्रिक करके डीएवी कॉलेज नकोदर में दाखिला मिला। तो वहाँ पर प्रोफेसर थे हमारे एक मोहन सप्राय जी। तो मोहन सप्राय जी से मुलाकात हुई। तो वो बहुत अच्छे हिंदी के कवि हैं। और मैं फिर वो जो पोइट्री के कंपटीशन होते हैं कॉलेज में, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वगैरह, तो उसमें उन्होंने भेजा मुझे एक अपनी कविताएं दे के, कभी किसी और की दे देते थे। तो फिर उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं, तुमने कभी लिखा नहीं कुछ? मैं कहा लिखना तो मैं चाहता हूँ, पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे कैसे लिखूं। तो उसकी क्या बात होती है, कागज उठाओ लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू में जैसे बचकाना सी बातें होती हैं, इतनी विजन भी नहीं होती है, आपका इतना तजुर्बा भी नहीं होता लाइफ में। तो वो मैच्योरिटी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। ठीक है ना, वही तो ये जो कैनवस होता है पोएम का, वो उतना वसी हो जाता है ना, विस्तृत हो जाता है जब आपका तजुर्बा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वो लिखना शुरू कर दिया। फिर कॉलेज में तो हम टेरर होते थे पूरा, जहाँ भी जाते थे तो शील्ड हमारी थी, जो भी चाहे शील्ड हो या कुछ, जब देखते हैं कि वो आ गए हैं तो समझ लो फर्स्ट तो उन्हीं के पास ही जाना है। और ये सिलसिला मेरा चलता रहा। मुझे गाने का बड़ा शौक था, मैं गाता था। तो मैं कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट पोइट रहा हूँ।
और लाइट क्लासिकल में भी मैं बेस्ट सिंगर रहा हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का, और इंटर यूनिवर्सिटी में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था लाइट क्लासिकल में, गज़ल गाई थी मैंने, मुझे याद है तब। तो ये इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, और फिर रेडियो पे जाते थे, अखबारों में छपना शुरू हो गया, मैगजीन में छपना शुरू हो गया, कुछ मैंने कहानियाँ भी लिखी थी। तो पंजाब के कुछ राइटर्स हैं जैसे कमलेश भारतीय, विनोद शाही, तरसेम गुजराल, मैं, राजेंद्र चौक, ये पांचों ने मिलकर एक सारा आकाश नाम से एक ना कहानियों का संकलन भी निकाला था। उसमें पहली किताब अगर देखा जाए तो हमारी वो थी। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान धर्मेंद्र जाखू जी, जिन्होंने बड़े ही खुले दिल से अपने सक्सेस स्टोरी, जो एक जर्नी थी, जो एक सफलता का सफर था, जो पहले दिन से लेकर आज जिस मुकाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ उन्होंने शेयर किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच पे चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।